नमस्कार दोस्तों आज की इस इडियम एंड फ्रेजेस की वीडियो में जो है आप सभी का स्वागत है। और कुछ और जो है हम 2021 की जो इडियम्स हैं वो देख रहे हैं, ताकि बहुत जल्द जो है हमारा ये 2021 वाला सेक्शन है ये ऑल द मोर जो है अब कंप्लीशन पर ही है। यानी मैं आपको 2021 की जो इडियम्स हैं वो लगभग कंप्लीशन पे मैं आ गई हूँ। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की पहली ईडियम जो है वो हम लेते हैं एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन। देखो ये ईडियम क्या कह रहा है, रिंग अ बेल। ये जो रिंग अ बेल ईडियम है ना, इसका क्या मतलब है, ये ईडियम कहाँ से आई है, ये थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये जो रिंग अ बेल है ना, ये ईडियम एक ना नॉवल से ली गई है। मतलब एक नॉवल में एक स्टोरी है और उस स्टोरी में कहा गया है कि जितने भी उस स्टोरी में क्या बहुत सारे डॉग्स हैं। ठीक है, अभी जो डॉग्स है ना, इन डॉग्स को बुलाने के लिए, खाने पे बुलाने के लिए, भाई इनको ये बताने के लिए कि खाना खाने आ जाओ, तो है ना, खाने के लिए जब इनको बुलाया जाता था ना, तो घंटी बजाई जाती थी, यानी वो घंटी रिंग की जाती थी। तो ये डॉग समझ जाते थे कि ये जो घंटी की आवाज है ना, ये इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि हमें खाने के लिए बुलाया जा रहा है। यानी कि घंटी की आवाज वो जो डॉग्स थे वो पहचानते थे, यानी वो अनजान या अपहचान घंटी की आवाज नहीं थी। यानी ऐसी साउंड या ऐसी कोई भी चीज जो आपके लिए फेमिलियर हो, यानी ऐसी कोई भी चीज जो आपकी जान पहचान की हो, आपको ऐसी ना लगे कि यार ये चीज मेरे लिए अजनबी है। तो जान पहचान की कोई भी चीज अगर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, रिंग अ बेल। है ना, कैसे याद रखेंगे, इट्स अ स्टोरी बिहाइंड इट एंड दैट स्टोरी सेज कि जो डॉग्स होते थे उनको खाने पे बुलाने के लिए, वैसे एक एक डॉग को तो पकड़ के लाएंगे नहीं, तो उस डॉग्स को क्या करते थे, घंटी बजा करके बुलाया जाता था। तो जो घंटी होती थी उससे, वो घंटी से डॉग फेमिलियर होते थे, वो जान पहचान की उनके लिए घंटी थी कि भैया हमें बुलाया जा रहा है खाने के लिए। ठीक है, तो रिंग अ बेल यानी ऐसी कोई भी चीज करना या ऐसी कोई भी साउंड करना या ऐसी कोई भी चीज अपनाना जो आपके लिए क्या हो, जान पहचान की हो, अजनबी अनजान ना हो, पहली बार आप उस चीज को ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो समथिंग विच इज फेमिलियर टू यू, चाहे वो लोग हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो काम हो, उन सभी चीजों के लिए हम क्या इडियम यूज करते हैं, रिंग अ बेल। आगे बढ़ते हैं, किक समवन व्हेन दे आर डाउन। यानी आप किसी को किक कर रहे हैं। किक मतलब क्या होता है, मारना। आप किसी को कब मार रहे हैं, जब वो डाउन है। डाउन मतलब जब वो ऑलरेडी बुरी परिस्थिति में है। तो यहाँ पे डाउन का मतलब क्या होता है, बुरी परिस्थिति। यानी जब सामने वाले व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति ही बुरी है और उस टाइम पर अगर आप उसे मार रहे हो यानी किक कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, आप उस व्यक्ति को और ट्रबल दे रहे हो जिसकी सिचुएशन अभी ऑलरेडी कैसी चल रही है, डिफिकल्ट चल रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू कॉज फर्दर ट्रबल टू समवन। यानी किसी को फर्दर ट्रबल देना जो ऑलरेडी कहां पर है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन में, जो ऑलरेडी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, अगर आप उस व्यक्ति को ट्रबल दे रहे हैं तो आप ईडियम यूज करते किक समवन व्हेन दे आर डाउन। कैसे याद रखेंगे कि आपने किसी को मारा है, कब मारा है, जब वो ऑलरेडी डाउन है। डाउन मतलब नीचे गिरा हुआ है। तो नीचे गिरे हुए व्यक्ति को तब मारा जा रहा है जब उसकी सिचुएशन ऑलरेडी बैड है और बैड सिचुएशन में उसे मारना है। यानी कि आप उसे फर्दर ट्रबल दे रहे हो जबकि उसकी ऑलरेडी सिचुएशन कैसी है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में वो व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इन अ नट शेल। देखो इन अ नट शेल मतलब, आपने नट देखा है, नट से है ना आप अखरोट याद रखना, है ना। और अखरोट की क्या होती है, शेल होती है। तो जो अखरोट का कवर होता है वो कितना छोटा होता है। अब मैं आपको कहूं कि एक बड़ा सारा कागज है और आपको है ना इसे इस अखरोट के कवर में फिट करना है, तो आप क्या करोगे, उस कागज को तोड़ मोड़ कर बहुत छोटू सा कर दोगे ना। यहीं से ये इडियम आई है कि ना नट शेल मतलब नट की शेल जितना, और नट की शेल जितना मतलब किसी भी चीज को बहुत ब्रीफ कर देना, यानी बहुत छोटा कर देना, यानी किसी भी चीज को क्या कर देना, शॉर्ट कर देना। या मैं कहूं जब आप किसी चीज की समरी लिखते हो ना, तो वो लॉन्ग चीज को आपने क्या कर दिया, समरी में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। उस लेंदी चीज को जो आपने शॉर्ट या समराइज कर दिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, द नटशेल। मैंने क्या बोला, एक बड़े से कागज को छोटू करके किसमें फिट कर देना, एक नट शेल में फिट कर देना। तो वो बड़ी चीज थी, आपको उसे क्या करना पड़ा, छोटा करना पड़ा ना। तो वहीं से ये इडियम है कि बड़ी चीज को क्या करना, छोटा करना। और बड़ी चीज को अगर आप छोटा कर रहे हो तभी आप इस इडियम को यूज करते हैं, और ये इडियम क्या है, इन अ नट शेल। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। नाउ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मतलब, देखो हर कोई इंसान है ना ट्रेडिंग नहीं कर सकता। व्यापार करने के लिए भी है ना आपको चंटपना तो चाहिए।
तो वो जो ट्रिक्स एक ट्रेड यानी कि एक व्यापारी लगाता है, वो ट्रिक्स एंड वो जो कहते हैं ना हरकतें जो वो करता है एक व्यापार को करने के लिए, वो उसने भी सीखी है, यानी कि उसकी उसे नॉलेज है। तो जो स्पेशल स्किल्स या नॉलेज आपके अंदर आ जाती है अपने काम के प्रति, तब आप बोलते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। अपन कहते हैं ना ये भाई इसकी जानकारी इसी को है, अपन को नहीं आता, है ना। तो जब जिस चीज की जानकारी जिस व्यक्ति को हो, यानी उसी के हाथों की कला है वो, उसी को उसकी नॉलेज है, तब हम बोलते हैं ये तो इसी के हाथों का काम है। तो जब ये इसी के हाथों का काम है तो उसी को कहते हैं ये ट्रिक्स इसी पे काम करेगी, यानी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। एक व्यापारी की ट्रिक्स मतलब उस व्यापारी को उस ट्रिक्स की क्या है, स्किल्स है और नॉलेज है। तो इफ यू हैव स्पेशल स्किल्स इन यू या इफ यू हैव स्पेशल नॉलेज इन यू, जिसके लिए आपको आपके घर में या फैमिली में जाना जाता है कि भाई ये चीज इसी को ही आती है, उसी के लिए हम बोलते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट मतलब हृदय परिवर्तन। और ये जो हृदय का आपका परिवर्तन हुआ है मतलब आपके पास या आपके अंदर किसी को लेकर जो ओपिनियन थी, वो जो ओपिनियन है ना वो अब क्या हो गई है, चेंज हो गई है। चेंज मतलब ये वैसे मोस्टली जो इडियम यूज होती है ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए होती है, यानी पहले आप उसे बुरा समझते थे, बाद में आपको पता चला कि यार ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो आपका हार्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, आपका हृदय परिवर्तन हो गया। या फिर आप तब भी बोल सकते हो कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव सोचते थे, धीरे धीरे आपको पता चला ये तो बहुत बेकार व्यक्ति है। यानी कुल मिलाकर व्हेन यू चेंज योर ओपिनियन, यू हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जब आपके अंदर डिफरेंट ओपिनियन हो या डिफरेंट ओपिनियन हो जाए, तब हम इसे बोलते हैं क्या, हृदय में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना। पहले मेरा हृदय कुछ और चाहता था या कुछ और मानता था, अब ये कुछ और चाहने या कुछ और मानने लग गया। नेक्स्ट चलते हैं आई वॉश। ये जो इडियम है ना आई वॉश, इसको आप हिंदी में कहते हैं आंखों में धूल झोंकना। अब आंख में धूल झोंकना मतलब मैम मैं इस इडियम को कैसे याद रखूं, तो इस इडियम को आप ऐसे याद रखो कि आई को आपने क्या किया है, वॉश किया है। ये कैसा है कि आपने अपने आईज में है ना, कहते हैं ना कुछ छुपा रखा है ना, यानी आपने अपने आईज में कुछ ऐसा आइडिया या कुछ ऐसी चीज है जो छुपा रखी है, और जो बाकी लोगों से कहते हैं ना जो रियल चीज है उससे क्या है, वो छुपी हुई है। यानी कि आपने अपनी आंखों को वॉश कर करके रियलिटी को छुपा लिया है। ऐसा हम कई बार करते हैं जब हम रो रहे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन अचानक से जब हमारा कोई अपना आ जाता है तो हम तुरंत अपने इमोशंस या अपना जो रोना है ना वो छुपा लेते हैं और तुरंत मुंह जा करके धोकर आ जाते हैं, यानी अपनी आईज वॉश करके आ जाते हैं ताकि सामने वाले को पता नहीं चले कि हम रोए हैं। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। तो व्हेन यू प्रिटेंड समथिंग, तब आप कहते हैं कि आपने अपनी आई को क्या कर लिया है, वॉश कर लिया है। यानी कहाँ तो आप 2 मिनट पहले रो रहे थे, आप इतने इमोशंस हो रहे थे, लेकिन जैसे कोई आपका अपना आया जिसके सामने आप रोना नहीं चाहते हो, दिखाना नहीं चाहते हो कि आप कितने डिस्टर्ब्ड हो या टूटे हुए हो, तो आप अचानक से जाके क्या करके आते हो, मुंह धो के आ जाते हो, आईज वॉश करके आ जाते हो ताकि इसे पता नहीं चले कि आप रोए हो। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो। तो व्हेन यू प्रिटेंड समथिंग, जब आप रियलिटी किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, तब आप इस इडियम का यूज करते हैं, दैट इज व्हाट एन आई वॉश। वंस इन अ ब्लू मून यानी कभी कभार, ये इडियम हम पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, बट ये ठीक है एमटीएस के एग्जाम में भी पूछी गई है तो मैंने वापस ले ली कि वंस इन अ ब्लू मून यानी छठे चौमासे, यानी जब कोई चीज कभी कभार हो। देखो ब्लू मून कभी कभार ही होता है ना, तो वंस इन अ ब्लू मून यानी ऐसी कोई चीज जो कभी कभार हो, हमेशा घटित ना हो, तब हम इस इडियम को बोलते हैं क्या, वंस इन अ ब्लू मून। आगे चलते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड। ना हिट द नेल ऑन द हेड है ना, इसका मतलब क्या है, मैं आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज हिट करूं या ऐसी कोई चीज आप पे दे मारूं जो सीधा आपके दिमाग पे जाके लगे। सीधा आपके दिमाग पे मतलब मैंने एग्जैक्टली वही चीज कही है जो मतलब सही चीज, बिल्कुल सही बात आपसे कही है किसी भी वस्तु के बारे में, जिससे वो चीज जो है ना वो आपके दिमाग में, एक तो आपसे घुमा फिरा करके बात करूं तो आपको चीज समझ ही नहीं आएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और ये किया है कि मैंने एग्जैक्टली राइट वही चीज कही है जिससे आपको वो चीज एकदम भेजे में घुस जाए। तो हिट द नेल ऑन द हेड यानी मैंने ऐसा कुछ एग्जैक्टली कहा है या किया है जो सीधा आपके भेजे में घुसा है। तो टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एग्जैक्टली राइट होना या एग्जैक्टली राइट कहना या एग्जैक्टली राइट करना या सुनना, उसके लिए हम ये इडियम बोलते हैं क्या, हिट द नेल ऑन द हेड। आगे बढ़ते हैं। टू स्मेल अ रेट, ये भी हमने इडियम प्रीवियस वीडियो में की है,
तब मैंने आपसे कहा था, देखो मैंने ना मोस्टली इडियम्स इसलिए भी नहीं हटाई क्योंकि एक तो पहली बात मेरे को क्योंकि सारे PYQs कराने, और दूसरी बात मैंने ये भी सोचा कि यार आप लोग का है ना वीडियो सुनते सुनते एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है ना, तो जितनी इडियम जितनी बार सुनोगे मोस्ट प्रोबेबली आपका तो रिवीजन ही हो रहा है ना, तो इट्स गुड फॉर यू। तो टू स्मेल अ रैट यानी रैट एक ऐसा एनिमल है या मैं रैट एक ऐसा जानवर है जो जब मरता है ना तो भैया जो इसकी बदबू है ना भयंकर तरीके से फैलती है ना। तो इसीलिए पता है जब भी हम किसी रूम में जाते हैं और अजीब सी स्मेल आती है तो हम ऐसा कहते हैं यार चूहा मरा है, लेकिन जरूरी नहीं है ना पत कि चूहा मरा ही हो, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। यानी आपको किसी चीज की या आपको चूहे के मरने की क्या हो रही है, शंका। तो जब आपको किसी चीज की शंका होती है, व्हेन यू सस्पेक्ट समथिंग, तो हम इस इडियम को क्या कहते हैं, टू स्मेल अ रैट। अपन नहीं कहते यार कमरे में से चूहे मरने जैसी बदबू आ रही है, बट राइट नाउ अभी हम श्योर थोड़ी ना है कि चूहा मरी गया है, हमें ऐसा लग रहा है कि चूहे मरने जैसी बदबू आ रही है, तब हम इस इडियम को कहते हैं टू स्मेल अ रैट। आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, स्टीलिंग द थंडर। ये है ना, ये इडियम स्टीलिंग द थंडर भी होता है और ये इडियम स्टीलिंग द शो भी होता है। स्टीलिंग द थंडर या स्टीलिंग द शो का मतलब ही यही है कि जब आपने किसी और की प्रशंसा खुद ने चुरा ली हो, मतलब ये काम रियलिटी में किया तो किसी और ने, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसकी प्रशंसा या उसकी जो थंडर है, थंडर यानी कि गड़गड़ाहट, और ये गड़गड़ाहट किस में है, कहते हैं ना ताली की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करो। तो ये जो ताली की गड़गड़ाहट बज रही है, ये क्यों बज रही है, क्योंकि उसकी प्रेज करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है। तो ये जो प्रेज और प्रशंसा है किसी और की होनी थी, लेकिन आपने उसे क्या कर लिया, चुरा लिया, स्टील कर लिया, यानी आपने किसी और की थंडर या आपने किसी और का शो चुरा लिया है, यानी अल्टीमेटली आपने किसी की प्रशंसा खुद ने ले ली है, किसी और के काम को अपना बता करके उसे प्रस्तुत किया है और फिर वो प्रेज जो है वो आपने ले ली है। तो गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, यानी कि आपने किसी और काम को जो दूसरा करके उसकी तारीफ बटोरता, वो काम आप ही ने करके और वो तारीफ जो है वो आपने बटोर ली है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आपने झूठी तारीफ ही बटोरी है। आगे बढ़ते हैं, गर्ड अप योर लायंस। ना ये गर्ड अप योर लायंस नहीं है, गर्ड अप योर लॉयंस है। अब ये लॉयंस लायन से ही हम लोग याद रखेंगे। ये जो गर्ड अप योर लॉयंस है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि खुद को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए रेडी करना। ये बिल्कुल वैसा है, ये जो इडियम है ना, ये एक्चुअली बाइबल से ली गई है। और ये बाइबल से क्या बताता है, ये बाइबल से ये बताता है कि आपने ना अपने आप को क्या कर लिया, एक बेल्ट से बांध लिया है, ताकि गर्ड अप योर लॉयंस, यानी आपने अपने आप को एक ना बेल्ट से बांध लिया है, ताकि आप ये जो बैटल वगैरह में जा रहे हो, यानी कि युद्ध के मैदान में जा रहे हो, वहां के लिए आप रेडी हो। तो जैसे जब आपने देखा है जब राजा महाराजा युद्ध के मैदान में जाते थे तो वो एक अलग ही पोशाक पहन के जाते थे, है ना, बेल्ट वगैरह बांध के आराम से, और वहीं पे अपने सारे औजार वगैरह फिट करके और फिर जाते थे। तो उसको बोलते गर्ड अप। गर्ड अप मतलब कि आपने अपने आप को कैसे, अपने आप को आपने उस ड्रेसअप से बांध लिया है या उस बेल्ट वगैरह से बांध लिया है, जिससे अब लड़ाई में आपका जो मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, वो आसानी से हो सके, यानी आप लड़ने के लिए तत्पर हो, रेडी हो, यानी कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हो एक डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ने के लिए। तब इस इडियम को बोला जाता है व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू फाइट, देन यू से द इडियम गर्ड अप योर लॉयंस। आगे बढ़ते हैं, आई ओपनर। आई ओपनर यानी ऐसी कोई भी चीज जो कहते हैं ना आपकी आंखें खोल दे। ओपनर यानी खोलना, और क्या खोल देना, आंखें। तो जो चीज आपकी आंखें खोलेगी वो शॉकिंग तो होगी, यानी ऐसा कोई बात आपके सामने आ जाए या ऐसी कोई चीज आपके सामने आ जाए जो आपकी आंखें ही खोल दे, है ना, यानी कि यहाँ से अब आपकी जो चीजें थी वो बदल गई है, वो कहलाती है ना आई ओपनर, है ना। उसी को हम कहते हैं शॉकिंग रिवोल्यूशन। अब आज आई से आपने दो इडियम याद किए, एक तो किया है आई वॉश। आई वॉश का तो क्या मतलब होता है, प्रिटेंड करना, है ना, यानी आप थे कुछ और आप सामने वाले से क्या छुपा रहे हो, रियलिटी को छुपा रहे हो, तब आप इडियम क्या बोलते हो, आई वॉश। और एक अभी इडियम आपने क्या की, आई ओपनर। आई ओपनर यानी जो आपकी आंखें खोल दे, और जो चीज आपकी आंखें खोलेगी वो होगी तो शॉकिंग, तभी आपकी आंखें खुली है। तो व्हेन समथिंग शॉकिंग रिवील आपके सामने आए, एक शॉकिंग बात अगर आपके सामने आए, तब हम इस इडियम को बोलते हैं आई ओपनर। नेक्स्ट है फेदर इन हिज कैप। अब ये फेदर इन हिज कैप जो इडियम है ना, ये आप कैसे याद रख सकते हो, देखो आपने है ना आर्मी और नेवी इन सब में देखा होगा कि ये आर्मी और नेवी में है ना जो ड्रेस होती है, जो कैप होती है ना,
उस कैप के ऊपर आप देखा होगा फेदर लगे हुए होता है ना, ये मोर पंख जैसा लगा हुआ होता है। ये जो फेदर इनकी कैप में लगा है, ये इन्हें ऐसे ही नहीं मिला है, ये इनका अचीवमेंट है जो इनको प्राउड फील कराता है और बहुत मेहनत के बाद मिला है। भाई जॉब इतनी आसानी से नहीं लगती है, तो बहुत मेहनत से इन्होंने जब ये आर्मी और नेवी की जॉब ज्वाइन की है तब जाके इनकी कैप में वो फेदर मिला है। तो ये एक ऐसा अचीवमेंट है इनके लिए जो इन्हें क्या बनाता है, प्राउड बनाता है। यानी अगर आपने कोई ऐसा अचीवमेंट हासिल किया है जिसकी वजह से आप पर प्राउड फील किया जाए, जैसे जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आप पर क्या फील किया जाएगा, प्राउड फील किया जाएगा। तो ये जो अचीवमेंट आप हासिल करोगे तब आपके लिए कहा जाएगा कि आपने भी अपनी कैप में क्या लगवा लिया है, फेदर। यानी आपने भी कुछ अपने जीवन में ऐसा अचीव कर लिया है जिसके लिए आपके ऊपर क्या किया जाए, प्राउड फील किया जाए। उस अचीवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस अचीवमेंट के लिए हम बोलते हैं फेदर इन हिज कैप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वाटर अंडर द ब्रिज। वेरी गुड इडियम। ये जो वाटर अंडर द ब्रिज है ना, ये क्या बोलती है, ये ऐसे बोलती है कि ऐसा कोई पास्ट में काम होना जो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्ट में जब ये काम हुआ था तब इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इस काम की कोई जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और ना ही ये काम अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे ये इडियम आई है, ये इडियम ऐसे आई है कि जब वाटर ब्रिज के नीचे फ्लो करता है, जैसे बारिश होती है ना तो जब ये वाटर ब्रिज के नीचे से फ्लो करता है तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप वापस से रिटर्न बैक नहीं हो सकते। भाई अगर आपने ये ब्रिज है और इस ब्रिज में आप यहाँ खड़े हो और आप यहाँ आना चाहते हो, लेकिन अब यहाँ पे पानी भर गया है, तो अब आप यहाँ आओगे तो इसी रास्ते से, अंडर टनल है ना, तो अब आप यहाँ से वापस क्रॉस करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं। तो जब आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओ जहां से रिटर्न कर जाना क्या हो, मुश्किल हो जाए, तो आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा ना, तो आपको पास्ट की चीजें भूलनी पड़ेगी। तो वहीं से ये इडियम आई है कि ऐसी कोई पास्ट की चीज जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि आपको याद रखनी पड़े, आपने उसे छोड़ा और आगे बढ़े। तो अपन कहते हैं ना कि पास्ट में जो हुआ उसको भूलो और आगे बढ़ो। तो ये ऐसी कोई चीज पास्ट की जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे भूलो और आगे बढ़ो, तब हम इस इडियम को बोलते हैं दैट इज वाटर अंडर द ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, ये भी हम पहले कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं झूठे आंसू, फॉल्स टीयर्स, फेक आंसू। और ये इडियम भी हमने पढ़ी थी कि जो क्रोकोडाइल है वो क्या करता है, उसके लिए कहा गया है, हालांकि ये वैसे तो मिथ्या ही है, बट ये कहा गया है कि जब क्रोकोडाइल अपने शिकार का शिकार कर लेता है तब वो क्या करता है, उसको मुंह में लेने के बाद में रोता है ना। क्यों रोता है, क्योंकि वो दुख मनाता है कि मैंने इसे मार दिया, ठीक है, तो उसके मरने का वो दुख बनाता है। लेकिन वो आंसू झूठे हैं ना, भाई अगर तुझे इतना ही दुख है तो तूने मारा ही क्यों उसे, है ना। बट वो रो करके ये जताता है कि भाई इसके मरने का मुझे भी दुख है, तो वो झूठे आंसू कहलाते हैं। इसीलिए कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स मत निकालो, मतलब वो मत जताओ कि तुम्हें सच में दुख है, तुम्हें कोई दुख नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। अब ये जो वेल मछली है ना, ये है ना इस इडियम में इसलिए ली गई है, ये वेल मछली ये बताती है कि क्योंकि बहुत बड़ी है ना, और बहुत बड़ी होने के साथ साथ ये वेल मछली है ना बहुत ज्यादा इंप्रेसिव भी दिखती है, मतलब एक तरीके से आपका अट्रैक्शन लेती है ये। इसीलिए कई जने है ना सिर्फ समुद्र में इसलिए जाते हैं शिप में कि उनको वेल देखनी है एक बार। तो वेल बिकॉज इट इज वेरी लार्ज फिश, कहते हैं ना 100 हाथियों का वजन होता है एक वेल में, तो कुल मिलाकर दैट वेल इज सो मच लार्ज और इतनी ज्यादा इंप्रेसिव क्रिएचर है कि सबका अट्रैक्शन लेती है। और ये जो वेल है, अगर आपने इसको कभी देखा हो ना पानी में, मतलब ऐसे रियलिटी में भी नहीं, अगर आपने मतलब डिस्कवरी वगैरह पे भी देखा हो तो हम देखा होगा कि जो वेल है ना ये बहुत मस्त जिंदगी जीती है, इंजॉयबल, एक्साइटिंग, है ना। बहुत देखा, बहुत ऊपर छलांग मारती हुई पानी से बाहर आती है, फिर फटाफट अंदर चली जाती है। तो ये वेल मछली जो है ना ये एक सिंबल रिप्रेजेंट करती है, और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या डिस्क्राइब करती है, ये एक एंजॉयबल सिचुएशन डिस्क्राइब करती है, खुशी खुशी की मस्त एंजॉय करके लाइफ को जीना चाहिए। ये एक एक्साइटिंग सिचुएशन बताती है, यानी कि एक्साइटिंग लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, और ये एक अम्यूजिंग एक्सपीरियंस शेयर करती है। ये बताती है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि भैया देखो मैं अपनी जो जिंदगी है वो पानी के अंदर कितना अच्छा जीती हूँ। तो वहां से ये जो वेल है वो बोल रहा है हैव अ वेल ऑफ अ टाइम, मतलब हम कह रहे हैं इस इडियम के माध्यम से कि भाई हमने भी अपनी जिंदगी में अपने टाइम पर
बहुत ज़्यादा क्या, हमने भी अपने टाइम पर बहुत फन किया है, हमने भी अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से जी है। तो हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, यानी जब आप किसी ऐसी जगह पर जाओ या ऐसा कोई मोमेंट जियो या ऐसा कोई एक्टिविटी करो जिसके अंदर आप कहते हैं ना कि यार इस एक्टिविटी को मैंने भरपूर जिया है, मेरी लाइफ का सबसे फन टाइम मूवमेंट था ये। तो ये जो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में लिया है या जो फन एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में लिया है उसको आप कहते हैं हैव अ व्हेल ऑफ अ टाइम। आगे बढ़े, नेक्स्ट इडियम कह रहा है अगेन बोल्ड फॉर द ब्लू। ये इडियम मैंने वापस इसलिए ली, हालांकि इसको अभी हमने वेरी रेयरली पढ़ा था, बट जिसको आप वंस इन अ ब्लू मून भी कहते हैं। ये बोल्ड फ्रॉम द ब्लू को ही हम ये कहते हैं एक ऐसी न्यूज लेना या ऐसी न्यूज एक्सपीरियंस करना जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, आपने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, और वो चीज अगर हो जाए तो इसको कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ये इडियम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो ब्लू वर्ड है ना ये रिप्रेजेंट करता है स्काई को, और स्काई में जब बोल्ट, बोल्ट यानी कि आवाज, थंडर स्टॉर्म की जो आवाज, बिजली कड़कने की जब आवाज है ना स्काई में गूंजती है, तब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता है। या तो ये बिजली कहीं ना कहीं गिरेगी अनएक्सपेक्टेडली, या बहुत तेज बारिश आएगी। तो यानी जब कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज कहीं से आती है तो वो एकदम धमाके के जैसे ही धमाका करती है। तो वहीं से ये इडियम है क्या, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी कि धमाके की तरह आवाज करना। बाय हुक और बाय क्रुक, ओहो ये तो आप ही पे लागू होती है ना। बाय हुक और बाय क्रुक यानी किसी भी तरीके से, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये काम करवाना ही है, या किसी भी तरीके से मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं नहीं भाई किसी भी तरीके से नहीं, मेहनत से ही चाहिए। लेकिन बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है बाय एनी मीन्स, साम दाम दंड भेद, जो मुझे लगाना पड़े बट ये काम मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, उसके लिए हम बोलते हैं। या मीन्स का मतलब होता है तरीके, किसी भी तरीके से ये काम होना चाहिए। कहते हैं ना अगर सीधी उंगली से ना घी निकले तो भले उंगली टेढ़ी करके निकालनी पड़े पर निकालनी तो है, तब हम इस इडियम को बोलते हैं क्या, बाय हुक और बाय क्रुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। होल्ड समवन और समथिंग एट बे, यानी कि किसी को, समवन यानी समथिंग यानी किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को आप क्या पकड़ लो, कहाँ पकड़ लो, बे पर ही पकड़ लो। तो ये इडियम कुछ ऐसे है कि जब आप है ना डॉग्स को, ये मोस्टली इडियम ये भी डॉग के लिए ही है, कि जब आप डॉग को किसी डिस्टेंस पर यानी थोड़ी दूरी पर ही रोक दो ताकि वो आप पे क्या ना कर सके, ताकि वो आप पर अटैक ना कर सके, यानी कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन को अपने पास आने से पहले ही रोक दो। तो प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, वो पास में आए उससे पहले ही आपने उस चीज को क्या कर दिया, रोक दिया, तब हम मीडियम क्या बोलते हैं, होल्ड समवन और समथिंग एट बे, आपके पास आने से पहले ही आपने उसे रोक दिया है। ठीक है, तो हालांकि ये जो इडियम है ये कब यूज होती है, जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन को अपने पास आने से पहले ही रोक लेते हो, यानी समस्या को समस्या आने से पहले ही सुलझा लेते हो, वो कहलाती है होल्ड समवन और समथिंग एट बे। ये इडियम भी डॉग से है कि आप डॉग्स को आक्रमण करने से, अटैक करने से पहले ही डिस्टेंट प्लेस पर रोक दो कि ताकि वो आप पर अटैक ही ना कर सके, यानी कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन को आने से पहले ही यदि रोक दिया जाए तो इडियम बोली जाती है क्या, होल्ड समवन और समथिंग एट बे। आगे बढ़ते हैं, चेज रेनबोज ना, ये जो इडियम है ना ये ऐसा बताती है, एक मिथ है ये भी, ये कहती है कि जो रेनबो होता है ना, इस रेनबो के खत्म होने पर यानी आप कॉर्नर पर क्या है, बहुत सारा खजाना है, ऐसा ये कहते हैं, और इस खजाने को चेज करना है, यानी आपको किसको चेज करना है, रेनबो को, और रेनबो को चेज करना है, इल्यूजन नहीं है, रेनबो रियलिटी में होगा तभी तो पहुंच पाओगे। या आपने पता है जी, रेनबो सिर्फ एक लाइट का अपीयरेंस है, कोई रियलिटी में रेनबो है थोड़ी ना, जो चीज है ही नहीं उस तक पहुंचोगे कैसे, मतलब ये खजाने तक तो तब पहुंचोगे जब रेनबो होगा, जब रेनबो ही नहीं है तो कितना ही चेज कर लो ना वो चीज मिलेगी क्या आपको, नहीं। तो टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल, यानी आप एक ऐसे गोल्स के पीछे भाग रहे हो जो रियल ही नहीं है, और जब वो गोल ही रियल नहीं है तो क्या आपको मिलेगा क्या, नहीं। यानी आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जो रियलिटी में अटेन ही नहीं की जा सकती, अनअटेनेबल गोल्स हैं ये, जिनको कभी हम अटेन ही नहीं कर सकते। उन गोल्स के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यू आर चेजिंग रेनबो। तो इफ यू आर रनिंग बिहाइंड अनअटेनेबल गोल्स देन यू से द इडियम व्हाट, चेज रेनबोज। आगे बढ़ते हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में, कहते हैं ना अपन कई बार, भैया मुझे ये चीज ऐसे सुनाओ मत, समझाओ मत, मुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा, लिख कर दो। तो ये इन राइटिंग के लिए हम ब्लैक एंड व्हाइट बोलते थे। ये ब्लैक एंड व्हाइट कैसे आया था
ये ऐसे आया था कि वाइट कलर का पेपर होता था और उस पर ब्लैक कलर की इंक से चलाया जाता था, तो इसीलिए ईडियम बनी है ब्लैक एंड वाइट, कि भैया ब्लैक से लिखो और किस पे लिखो, वाइट पेपर पर। तो वहां से ईडियम है कि इन ब्लैक एंड वाइट मतलब मुझे रिटन में ये चीज जो है वो लिख करके दो। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग इन द टूथ। अभी जो लॉन्ग इन द टूथ ईडियम है ये भी कहाँ से आई है, ये ईडियम आई है हॉर्स से, और हॉर्स के दांतों से ये ईडियम ली गई है। ये ऐसा कहा गया है कि जो हॉर्स के दांत है ना वो जितने लंबे होते हैं उससे प्रेडिक्शंस लगाया जाता है कि ये हॉर्स कितना बुढ़ा है, यानी कितना ओल्ड है। यानी कि ये ईडियम क्या बताती है कि आप किसी काम को करने के लिए यू आर टू ओल्ड टू डू समथिंग, यानी आपकी उम्र के लायक ये काम है नहीं, आप कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए इस काम को करने के लिए, और फिर भी आप उस काम को करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तब हम इस ईडियम को बोलते हैं। तो लॉन्ग इन द टूथ ये ऐसा कहा गया है कि हॉर्स जितना बड़ा होता जाता है ना अपनी उम्र में, जितना बुढ़ा होता जाता है उतने ही उसके क्या होते जाते हैं, दांत लंबे। तो लॉन्ग इन द टूथ यानी जितने टूथ लंबे होंगे हॉर्स के उतना ही वो हॉर्स क्या होगा, बुढ़ा होगा। इसीलिए इंसानों के लिए भी कहा गया है कि ये उतना ही बुढ़ा है इस काम को करने के लिए जितना इसे नहीं होना चाहिए, मतलब इसके काम के लायक ये नहीं है, अब इसकी उम्र नहीं है इस काम को करने की। तो अपन कई बार कहते हैं ना भैया ये मौज मस्ती वाली उम्र नहीं है अब आपकी, या आपकी उम्र के लायक ये काम नहीं है, तब हम इस ईडियम को बोलते हैं क्या, लॉन्ग इन द टूथ। तो जब हॉर्स के टूथ क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए, तो वो हॉर्स की उम्र अब इस लायक नहीं है, वो बुजुर्ग हो चुका है, वो इतने सारे काम नहीं कर सकता जो एक जवानी में वो कर सकता था। तो वहां से ये ईडियम है कि यू आर टू ओल्ड टू डू दिस वर्क, अब आप इस काम को करने के लिए क्या हो चुके हो, बुढ़े हो चुके हो। स्मेल अ रैट हमने अभी भी किया है, यानी किसी भी चीज को सस्पेक्ट करना, तो ये वही है, या तो किसी ट्रिकी चीज को या किसी भी मिसकंसेप्शन को, धोखेधड़ी को पहले से क्या कर लेना, आशंका, यानी पहले से ही जांच लेना या शंका कर लेना, उसके लिए बोलते हैं। तो आप तो सस्पेक्ट वर्ड ढूंढ लेना, सस्पेक्ट वर्ड आपको हमेशा मिलेगा जब भी एडियम पूछी जाएगी स्मेल अ रैट। और मैंने स्मेल अ रैट को बोला ही क्या है, शंका, यानी जिस काम की आपको क्या हो, शंका हो, आपको लगे कि कुछ तो डाउट है, तो डाउटफुल सिचुएशन जब आती है तब हम ईडियम बोलते हैं क्या, स्मेल अ रैट। आगे बढ़ते हैं, फेस द म्यूजिक। ये जो फेस द म्यूजिक है ना, ये जो ईडियम है ये भी मिलिट्री से आई हुई है, और ये जो ईडियम है ना ये मिलिट्री के पनिशमेंट को शो करती है। मिलिट्री के पनिशमेंट को कैसे, तो ये ईडियम बताती है कि ओल्डन टाइम्स में जब मिलिट्री ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को पनिश करना होता था तो वो क्या करते थे, म्यूजिक बजाते थे, और ये कहते थे कि जब तक ये म्यूजिक चल रहा है तब तक इस ग्राउंड के चक्कर काटो, मतलब इस ग्राउंड में भागो, ये आपका पनिशमेंट है। और वो म्यूजिक उस सोल्जर को फेस करना ही पड़ता था, मतलब कोई फैन बट नहीं, कोई तर्क वितर्क काम नहीं करेगा, जब तक ये म्यूजिक है तब तक उसे फेस करना है और उसे ये पनिशमेंट झेलनी है, उसे भागना ही पड़ेगा, या जो भी पनिशमेंट मिला है वो उसे तब तक करना है जब तक वो म्यूजिक चल रहा है। तो वहां से ये है कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, यानी टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस। जब आप किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करने में आ जाओ कि यार अब जो चीज है उसे झेलनी तो पड़ेगी ही, उसको कहते हैं क्या, फेस द म्यूजिक। और अगेन ये इडियम नेगेटिव सेंस में यूज होती है, कॉन्सिक्वेंसेस यानी जब आपको किसी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स झेलने पड़े, यानी नेगेटिव चीजें झेलनी पड़े, तब इडियम बोलते हैं क्या, फेस द म्यूजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन अ सरकास्टिक मैनर दैट नोबडी केयर्ड, यानी कि जब आप किसी को बहुत कहते हैं ना अजीब गरीब, सरकास्टिक मैनर में कुछ चीज बोलो कि भैया इसको फिर उस चीज की क्या हो, इसको इस चीज, मतलब वो आपकी बातों को सीरियसली ना ले, उसके लिए हम कौन सी ईडियम यूज करेंगे। तो हमें पहले इन चारों ईडियम के मतलब आने चाहिए। तो ये है टू पुट अ रोज ऑन द नोज, यानी कि अगर आप किसी की नाक पर रोज रख दो तो इसका मतलब यही होता है कि आप किसी को वो सब बोल रहे हो जिसको वो सीरियसली ही नहीं ले रहा है, यानी कि ये जो आपने बोला है ना सरकास्टिक मैनर में कि भैया उसकी केयर ही नहीं है फिर भी आप बोले जा रहे हो, उसी के लिए इडियम बोलते हैं क्या, टू पुट अ रोज ऑन द नोज। कि आप उसकी नाक पर कितना ही रोज रख लो पर उसकी नाक पर जू भी नहीं रेंगेगी, तो उसको कहते हैं जू भी नहीं रेंगना। जू भी नहीं रेंगना मतलब आप इसे कितना ही बोल लो, कितना ही सुना लो, ये ढीठ है, ये नहीं मानेगा, है ना। ही वॉज ड्रेस्ड टू किल, ये जो इडियम है ये कपड़ों से ही आई हुई है, और ये इडियम ऐसे है, ही वॉज ड्रेस्ड टू किल यानी मार ही डालेगा ये तो। अब ये जो मार ही डालेगा मतलब इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो आपको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो व्हेन कोई भी जब ऐसे कपड़े, स्टाइलिश कपड़े पहन ले
जिससे कि आप उसकी ड्रेसअप पर अट्रैक्ट हो जाओ, और ये सब इसने अटेंशन ग्रैब करने के लिए ही पहना है, तब हम बोलते हैं ही वॉज ड्रेस टू किल, ये तो मार ही डालेगा आज इस ड्रेस को पहनकर, है ना। वो कहते हैं ना हमें हिंदी में कातिलाना लग रहा है, तो वहां से इडियम आई, वॉज ड्रेस टू किल। इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये कहते हैं क्या, दुख के भेस में सुख, यानी कि जब लाइफ में बहुत सारे दुख ही दुख आ रहे थे तब वह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कुछ ऐसी चीज हुई जो मेरे लिए ब्लेसिंग बनकर आई, यानी उस दुख के टाइम में भी कुछ ऐसा होना जो आपको जरा सा भी अगर सुख का अनुभव करा दे, तो इस इडियम को बोलते हैं क्या, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और ये है दैट व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, जब बारिश होती है तो पानी तो गिरेगा, मतलब ऐसे कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला करना, यानी इतनी मसफॉर्च्यून, इतनी बदकिस्मती चल रही है कि मेरे पास मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं एक के बाद एक, और ये मल्टीपल इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, किस्मत खराब, एक बुरा होता नहीं है, दूसरा बुरा, दूसरा होता नहीं, तीसरा, तो ये पूरी सीरीज चल रही है बुरे वक्त की। तो कहते हैं ना मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है, यानी कि बहुत टाइम से सब कुछ क्या होता जा रहा है, बेकार पे बेकार ही होता जा रहा है। तो जब आपकी लाइफ में मिसफॉर्च्यून्स एक के बाद एक होते ही जाएं, तब आप इस इडियम को बोलते हैं क्या, दैट व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, जब बारिश होती है तो वो अंधाधुंधी होती है, यानी जब नेगेटिव चीज आपकी लाइफ में आती है तो वो एक के बाद एक आती ही जाती है। चलिए आज के लिए एक और इडियम लेते हैं, बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट, है ना। ये जो बियॉन्ड द शेडो ऑफ द डाउट है, इसका मतलब है कि बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट, यानी डाउट शंका से परे, शंका की परछाई से परे, यानी ऐसी कोई चीज जो फॉर श्योर है, इसमें डाउट तो है ही नहीं, सर्टेन है, होगा ही होगा। तो अपन कहते हैं ना कोई डाउट मत रखना, कोई शंका मत रखना, मैं श्योर आऊंगा, मैं श्योर होमवर्क चेक करूंगा, मैं श्योर ये काम करूंगा। तो विथ सर्टेनिटी यानी फॉर श्योर जब कोई काम हो, यानी जिस काम में या जिस काम के न होने में कोई डाउट ना हो, आपने बिल्कुल कह दिया कोई गुंजाइश नहीं है, होगा मतलब होगा, उसको बोलते हैं बियॉन्ड द शेडो ऑफ डाउट, यानी जो डाउट की शेडो से भी क्या हो, बियॉन्ड हो, परे हो, यानी सर्टेन हो, निश्चित हो, होगा ही होगा, वो चीज क्या कहलाती है, बियॉन्ड द शेडो ऑफ अ डाउट। ऑल आईज एंड ईयर्स, कहते हैं ना अपने सारे आंख नाक सब खुले रखना, यानी क्या रखना, अटेंटिव, यानी ध्यान पूर्वक जब आप किसी काम को करते हो, जब किसी चीज को बहुत ध्यान से किया जाए, तब अपन इस इडियम को कहते हैं क्या, ऑल आईज एंड ईयर्स, यानी अपनी सारी आंखें और ईयर्स जो है वो खुली रखो। तो आज आईज पर बेस्ड हमने 3 इडियम्स करी है। देखो एक तो आई वॉश किया था, प्रिटेंड करना, आई ओपनर किया था, शॉकिंग रिवील होना, ऐसी कोई चीज आपको पता करना जो आपके लिए शॉक बन जाए, है ना, शॉकिंग चीज सामने आना। और अभी आपने लास्ट इडियम किया ऑल आईज एंड ईयर्स, यानी अपने सारे नाक कान गले सब खुले रखना, यानी अपने आप को क्या रखना, अटेंटिव रखना, उसके लिए इडियम है। चलिए तो आज की इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे फिर आपसे और इडियम्स की बात करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप इन इडियम्स को डेफिनेटली रिवाइज पर रखो। अगेन आई एम सेइंग आपका एग्जाम बहुत जल्द सर पर है, तो आप इन इडियम्स की वीडियोस को, चाहे वन वर्ड्स की प्रीवियस वीडियोस इसमें डली हुई हैं वो, क्योंकि ये सब मैटर मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए हैं, चाहे मिस स्पेल की वीडियोस जो आपकी चल रही हैं वो, या फिर इससे पहले जो मैंने 2024 के जो पेपर्स आपको करा रखे हैं चाहे वो हों, इन सब की वीडियोस को आप रिवीजन पे रखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।